वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2, जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, बेसिकली आज की इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि खेलों में बच्चे और महिलाओं का क्या क्या उनकी भूमिका होती है। ठीक है, मतलब एक स्पोर्ट्स में बच्चों और महिलाओं के द्वारा किन कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो कराई जाती है, और उनकी बेसिकली आपको ये जानना है कि महत्व क्या है इनका। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है, तो शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट है उन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिससे एग्जामिनर एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपको साथ ही साथ छोटी छोटी बातों का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। क्या कि सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दे, और इस वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि उनकी भी तैयारी, उनकी भी प्रिपरेशन फिजिकल एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है विभिन्न आयु समूह के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के व्यायाम निर्देश। ठीक है, तो ये हमारा आज की इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। चैप्टर का नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि खेलों में महिलाओं और बच्चों। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है कि जो हमारे डिफरेंट एज ग्रुप है, सपोज करो आपको शैशवावस्था के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, आपको बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, तो इन सारे जो ये डिफरेंट एज ग्रुप आप देख रहे हो, इन एज ग्रुप में हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कौन कौन से ऐसे दिशा निर्देश देता है। अगर हमें छोटे बच्चों को कोई व्यायाम करवाना है, तो हमें कौन कौन सी ऐसी छोटी सी छोटी सावधानी है, छोटी सी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों के ऊपर फर्स्ट टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप इधर देख रहे हो, क्या कहता है कि विभिन्न आयु समूह के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसकी स्थापना, यहाँ से भी एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, अगर ये टॉपिक आपका मेंशन किया गया है तो इससे वो कोई भी प्रश्न आपका पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, ये तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस डेट को हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि हमारे पास अगर डिफरेंट एज ग्रुप्स है, ठीक है, विभिन्न आयु समूह के बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए कौन कौन से हमें बेसिकली व्यायाम कराने चाहिए, तो इसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके वृद्धि और विकास के कौन कौन से चरण है उसको मेंशन किया गया है। एक बार हम इन चरणों को देख लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्या कहता है कि वृद्धि और विकास के चरण। ठीक है, मतलब कि जो जितने भी डिफरेंट एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप को यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था की। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे जो जन्म लेने से 2 वर्ष तक की होते हैं। ठीक है, मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे हैं, वो किस किस ग्रुप में आएंगे, आपका शैशवावस्था में आएंगे। बिल्कुल बॉर्न बेबी होते हैं लोग। ठीक है, प्रारंभिक बचपन की बात करें तो 2 से लेकर 6 वर्ष। ठीक है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रारंभिक बचपन की बात करें तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 6 साल तक की है। ठीक है, 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे इसमें प्रारंभिक बचपन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य बचपन की, जिनकी उम्र 7 से लेकर 10 वर्ष तक की है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 10 साल तक के अंदर है, वो किस में आते हैं, वो आते हैं मध्य बचपन में। ठीक है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 11 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, जिनकी उम्र 11 है, 12 है, वो कौन सी किस ग्रुप में आएंगे, तो वो आएंगे आपका उत्तर बाल्यावस्था में। एमसीक्यूज में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर एक चीजों को बेसिकली बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने छोटी सी छोटी चीजों को भी स्किप कर दिया तो आप कहीं ना कहीं अपने 1 मार्क्स, हो सकता है 5 नंबर भी आप खो दो। तो आपको वीडियो को बहुत ही केयरफुल तरीके से, बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से देखना है।
किशोर अवस्था की बात करें तो 13 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं और यही हमारा सबसे मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही मुश्किल मतलब एज ग्रुप होता है, ठीक है, किशोर अवस्था, जिसमें हम अपने अपने भविष्य को बना भी सकते हैं और अपना भविष्य हम खराब भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एज होता है, ठीक है, किशोर अवस्था, टीनेज जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं वयस्कता की, तो यानी कि अडल्ट एज, जो कि 19 से लेकर 60 वर्ष तक के जो लोग होते हैं वो हमारा अडल्ट में आते हैं, ठीक है, जिनको हम वयस्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा आयु 60 वर्ष और उससे अधिक, ठीक है, मतलब 60 ऐसे लोग जिनकी आयु, जिनकी उम्र 60 वर्ष है और या फिर वो उससे ज्यादा 61-62 जितने भी की भी हो, तो वो आ जाएंगे हमारा, ठीक है, वो वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे विभिन्न एज ग्रुप बनाए गए हैं डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से, ठीक है। अब इनके लिए कौन कौन से हमारे मतलब व्यायाम के कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो हमें फॉलो करने हैं, उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। तो इधर आप देखोगे सबसे पहले बात करते हैं हम शैश अवस्था की, ठीक है। यहाँ पे आपको शैश अवस्था दिया गया है, इमेज भी आप देख सकते हो। 2 से मतलब 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे कैसे होते हैं, बेसिकली ऐसे होते हैं, क्यूट से, ठीक है। अब इनके लिए हमें कौन कौन से व्यायाम कराने चाहिए, तो ये हमें ध्यान देना है। ये क्या कहते हैं कि सिर पर नियंत्रण, बेसिकली जो बोर्न बेबीज होते हैं, हमें क्या करना है, उनके सिर को बहुत अच्छे से केयर करना है, उसके सिर पर नियंत्रण हमें करना आना चाहिए। साथ ही साथ बैठने और रेंगने पर नियंत्रण विकसित करने के लिए व्यायाम करें। हमें ऐसी एक्टिविटीज मतलब कराई जानी चाहिए जिससे बच्चा क्या कर सकता है, वो मतलब रेंगना स्टार्ट करे, ठीक है ना, रेंगना स्टार्ट करे। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज हमें करानी चाहिए। सकल मोटर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ हाथ पैर हिलाने, वस्तु तक पहुंचने के लिए व्यायाम। हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, जैसे अब देखो बॉर्न बेबी है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी एक्टिविटीज करेंगे ताकि बच्चा अपना हाथ हिला सके, ठीक है, अपने पैरों को हिला सके, ठीक है, और इस तरीके से क्या वो किसी भी वस्तु को पकड़ सके। तो ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज हमें यहाँ पर कराई जानी चाहिए। साथ ही साथ गेंद फेंकना, पकड़ना, किक मारना जैसे व्यायाम, है ना। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें, ये हमारा शैश अवस्था में आता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो बॉर्न है और 2 साल तक के हैं, उन बच्चों के लिए ये वाले हमें व्यायाम कराए जाने चाहिए। प्रारंभिक बचपन की बात करते हैं, ठीक है, प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी। तो ये जो बच्चे हैं इनकी उम्र क्या होती है, तो 3 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे यानी कि जो 3 से लेकर 6 साल तक के हैं, इनको क्या क्या कराया जाना चाहिए, तो गति कौशल में दक्षता विकसित करने के लिए हमें एक्सरसाइज कराई जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धा पर नहीं बल्कि भागीदारी पर हमें जोर देना चाहिए। इन बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट कर, मतलब कि किसी भी चीज में इनके पार्टिसिपेशन लेवल को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे दिया गया है। सूक्ष्म मोटर कौशल से संबंधित गतिविधियां, ठीक है, न्यूनतम 1 घंटा नियमित मध्यम व्यायाम, हल्के हल्के एक्सरसाइज इनको कराए जाने चाहिए, ठीक है, ताकि ये क्या हो, एक एक तरीके से ना फिट हो सके, ठीक है। उसके बाद शारीरिक गतिविधियों के मनोरंजक एवं आनंददायक तरीके, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण। तो मतलब इनको एक स्वच्छ सुरक्षित वातावरण में रखना चाहिए क्योंकि इनकी जो उम्र होती है सीखने की होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मध्य बचपन की, मिडिल एज की, ठीक है। तो मिडिल एज वाले बच्चों का क्या तो इनका जो एज होता है वो होता है लगभग 7 से लेकर 10 वर्ष तक का, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 से लेकर 10 तक की है, ठीक है, वो हमारा किस में आ जाएगा, मध्य बचपन में आ जाएगा। अब इनको हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से व्यायाम कराए जाने चाहिए, तो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि सूक्ष्म एवं स्थूल मोटर कौशल विकसित करने के लिए व्यायाम, समन्वय कौशल बनाने और सुधारने के लिए व्यायाम, शरीर के अंगों की गतिविधियों में समन्वय विकसित करने के लिए व्यायाम, है ना। मतलब हमें ऐसे 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 एक्सरसाइज कराए जाने चाहिए इन बच्चों को ताकि इनके जो शरीर की जो गतिविधियां हैं, ठीक है, इनके वो जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ सके, ठीक है। उसके साथ साथ प्रमुख खेल गतिविधियों, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल का परिचय, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आगे जब हम आएंगे तो उत्तर बाल्यावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या आता है, ऐसे बच्चे जिनकी जो एज 11 से 12 वर्ष तक की है, ऐसे बच्चे जो 11 से लेकर 12 साल तक के हैं, तो इनके शरीर पर नियंत्रण, शक्ति, समन्वय विकसित करने के लिए व्यायाम, ठीक है, क्या कहता है, सहन शक्ति से संबंधित गतिविधियां, इन सारी चीजों से इनको बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सामाजिक चेतना विकसित करने के लिए संगठित या टीम खेल, तो सामाजिक चेतना को विकास करने के लिए हमें इनको संगठित एक टीम वर्क कराना चाहिए, टीम वर्क कराना चाहिए। साथ ही साथ खेल के मूल नियम सिखाएं, जैसे निष्पक्ष खेल, सरल रणनीतियां, ठीक है। तो इनको हमें खेल जितने भी हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें इनको बताना चाहिए कि बिल्कुल
फेयर गेम खेल, मतलब फेयर गेम, निष्पक्ष खेल के बारे में बताना चाहिए कि आप चीटिंग ना करें, ठीक है, किसी भी खेल को पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ खेल प्रशिक्षण की अवधारणा का परिचय भी हमें इनको सिखाना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर बाल्यावस्था में आता है, जिनकी एज क्या है, 11 से लेकर 12 वर्ष तक की है। उसके बाद बात करते हैं किशोर अवस्था की, तो टीनेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब किशोर अवस्था वाले बच्चे की उम्र क्या होती है, तो 13 से लेकर 18 वर्ष तक की। स्टार्टिंग में 19 रखा गया था, तो उसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। क्या एज है इनकी, 13 से लेकर 18 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 18 साल तक के हैं, तो वो हमारा टीनेज में आते हैं, अडल्ट उसमें किशोर अवस्था में आते हैं। इनके लिए हमें कौन-कौन से एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, तो आपको बताना है मध्यम से तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधियां, मतलब कि स्लो से ऐसी एक्टिविटी जो स्लो से शुरू हो और थोड़ा फास्ट हो, ऐसी एक्टिविटी हमें इनको कराई जानी चाहिए। प्रतिदिन 60 मिनट से लेकर कई घंटों तक, ठीक है। मांसपेशियों को मजबूत करने वाला व्यायाम सप्ताह में कम से कम 3 बार, तो पूरे हफ्ते में, वीक में हमें इनको कम से कम 3 ऐसी मतलब 3 बार ऐसी एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए जो क्या करते हैं, जो मसल्स को इंप्रूव करते हैं, मसल्स को पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ भार प्रशिक्षण द्वारा हड्डियों को मजबूत करने वाला व्यायाम और प्रतिरोध व्यायाम, ठीक है। और साथ ही साथ सहन शक्ति निर्माण के लिए दौड़ना, तैरना, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इनको रनिंग कराई जानी चाहिए, ठीक है। इनको स्विमिंग सिखानी चाहिए। तो ये जो टीनेज होता है, ये वही एज होता है जिसमें हम अपना या तो पूरा एकदम मतलब बोल सकते हैं विकास करते हैं, या फिर हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अडल्ट की, ठीक है, वयस्कता की। तो इनकी उम्र क्या होती है, 19 से लेकर 60 वर्ष तक के, ठीक है। यानी 19 से जो स्टार्टिंग 19 साल से लेकर 60 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो बच्चे तो होंगे नहीं, वो अडल्ट कहलाएंगे। तो जितने भी लोग होंगे हमारे 19 से लेकर 60 वर्ष तक के, ये हमारे अडल्ट में आएंगे। तो प्रतिदिन मध्यम तीव्रता वाला शारीरिक व्यायाम हमें इनको कराया जाना चाहिए। मांसपेशियों को मजबूत करने वाला व्यायाम सप्ताह में कम से कम 2 बार, ठीक है। हड्डी को मजबूत करने के लिए व्यायाम, फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए रनिंग। तो इनके लिए भी सेम एक्सरसाइज यहाँ पर रखी गई है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, ठीक है, जो आपकी बुक में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा वृद्धावस्था आता है। वृद्धावस्था को आप लोग यहाँ पे देख लेना। वृद्धावस्था क्या होता है, देखो, ये वृद्ध अवस्था, ठीक है। वृद्ध अवस्था यानी कि ऐसे ऐसे लोग जिनकी 60 वर्ष से जो आयु अधिक हो गई है, ठीक है, या 60 वर्ष तक की है, तो हम उसको वृद्ध अवस्था में बोल सकते हैं। तो मांसपेशियों को मजबूत करने वाला, या इनको कम से कम देखो ऐसी चीजें कराई जानी चाहिए जिनसे ये बहुत कम थके और अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सके, ठीक है। जैसे सहन शक्ति के लिए इनको हल्की रनिंग हो गई, ठीक है। हड्डी के लिए थोड़ी सी व्यायाम हो गई, प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव करने के लिए थोड़े व्यायाम हो गए। तो ये सारी चीजें हमारा वृद्ध अवस्था में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है कि सामान्य आसन संबंधित कुछ विकृतियां, ठीक है। क्या हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक आता है सामान्य आसन संबंधित कुछ विकृतियां और उनके सुधारात्मक उपाय, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे आसन से रिलेटेड कुछ ऐसी विकृतियां, ठीक है, और उसको सही करने के लिए कौन कौन से उपाय की मतलब उपाय है, जिसको हमें अभी यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि आसन संबंधी विकृति होती क्या है। तो मतलब कि ऐसी चीजें जो आपका, आप बोल सकते हो, आपकी बॉडी में थोड़े से चेंजेस, किसी भी एक प्रकार का आप रोग बोल सकते हो, ठीक है। या तो ये जो रोग है आपके, या तो बोल सकते हो आप प्रोटीन या विटामिन की कमी से हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार की, किसी भी, जैसे आपका ये अ, एक होता है ना ये वर्ड पित्र, जो कि आपका मतलब जीन से होता है शायद, है ना, हाँ वो चीजें। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आसन संबंधी विकृति क्या होती है। तो किसी भी प्रोटीन या आपका विटामिन की कमी से जो रोग आपकी बॉडी के अंदर होता है, उसको हम आसन संबंधी विकृति बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन कौन से विकृति है जिसको अभी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है आपका जैसे कि घुटने टकराना, ठीक है। साथ ही साथ कुब्जता, ठीक है। उसके बाद गोल कंधे हो गए आपके, सपाट पैर हो गया, नोक नीज हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी आसन संबंधी विकृति है जिसको आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा
नोकनीज की, ठीक है, जिसमें हमारे घुटने क्या होते हैं आपस में, और घुटने जो हमारे होते हैं अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, उसको हम नोकनीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से घुटने क्या होते हैं हमारे, जैसे ये हमारा पैर है तो घुटने हमारे आपस में जो यहाँ पे मतलब जुड़े हुए होंगे, ठीक है, उसको हम नोकनी इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको घुटने टकराना या फिर जैनोविडगम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि नॉकनीज, जिसे जैनोविडगम के नाम से भी जाना जाता है, 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है कि नॉकनीज का कोई अन्य नाम कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है जैनोविटगम के बारे में, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आपका एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो घुटनों का एक गलत संरेखण होता है, मतलब इस प्रकार की जो बीमारी होती है, तो ये होती क्या है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो हमारे घुटने होते हैं उसका जो गलत संरेखण होता है, ठीक है, घुटनों का गलत संरेखण होता है, इसको हाईलाइट कर लेना। साथ ही साथ जो घुटनों को अंदर की ओर मोड़ देता है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले नॉकनीज होता क्या है, तो घुटनों का एक गलत संरेखण होता है, जिसके अंतर्गत हमारे जो घुटने होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जिसमें सामान्य खड़े होने की मुद्रा में दोनों घुटने एक दूसरे को छूते हैं और टकराते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ऐड कर देना है। साथ ही साथ टखनों के बीच 3-4 इंच का अंतर होता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, लाइन जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप इमेज को देख सकते हो। यहाँ पे ये जो है हमारा करेक्ट पोर्शन है, ठीक है, और ये जो है हमारा, ये हमारा नौकनी वाला है, ठीक है, जिसमें हमारे घुटने अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या है, घुटने टकराने के, नोक नीच के कौन कौन से कारण है, किन कारणों की वजह से जो हमारे घुटने जो है अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, उसको आपको ध्यान देना है कि मांसपेशियों और स्नायु बंधन की कमजोरी, हमारे जो मसल्स हो सकता है कि कम, जो मसल्स के मतलब कमजोरी की वजह से, ठीक है, मसल्स की कमजोरी की वजह से ये बीमारी हो सकती है। अधिक वजन वाला शरीर, अगर आप देखो कि अगर मेरा वेट, ये ऊपर का हिस्सा बहुत ज्यादा हैवी होता, तो मेरे जो बॉडी का जितना भी भार है वो मेरे पैरों पर आता, और पैरों पर आने के लिए सबसे पहले किस पे आता, तो वो मेरे घुटनों पर आता, ठीक है। तो अधिक वजन वाला शरीर भी इसका कारण है। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा कि नॉक नीज क्या होते हैं, और इसके किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें, और नोक नीज को खत्म करने के लिए एक किसी न किसी 2 आसन का नाम बताइए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये चीजें आ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, पहले आप नोक नीज को एक्सप्लेन करोगे कि ये घुटनों का एक गलत संरेखण होता है, जिसमें घुटने हमारे अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको ये बताना है कि इसके कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले आप कहोगे कि मांसपेशियों की कमजोरी, ठीक है। दूसरा कारण आप बताओगे कि शरीर का अत्यधिक भार, ठीक है, जब आपकी बॉडी का अत्यधिक भार होगा तो सारा भार कहाँ पे जाएगा, घुटनों पे जाएगा, घुटने क्या होंगे, अंदर की ओर मुड़ जाएंगे। संतुलित आहार का अभाव, ठीक है, आप गलत चीजें मतलब पौष्टिक वाली चीजें नहीं खा पाते हो, जिस कारण से बचपन से ही मतलब आपके घुटने इस तरीके के हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी, ठीक है, विटामिन डी की कमी से भी ऐसा कभी कभार होता है। तो ये चार रीजन है, 4 कारण है, आपको 4 कारणों को एक्सप्लेन नहीं करना, बस नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे कि घुटनों के जोड़ के सुधारात्मक उपाय के बारे में। अगर हमारे घुटने अंदर में आपस में जुड़े हुए हैं तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर आपसे उपाय के बारे में पूछे तो आप बताना कि बाहर की ओर झुकी हुई सतह पर चलना और पैरों के बाहरी किनारे पर दबाव डालना, ठीक है। घुड़सवारी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप घुड़सवारी करोगे तो जो घुड़सवारी के दौरान क्या होगा आपके, ठीक है, ये एक तरीके से व्यायाम आप इसको कर सकते हो, ठीक है। घुटनों के बीच तकिया रखकर कुछ देर तक सीधे खड़े रहना सर्वोत्तम है, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पैर है, और इस पैर में अगर आप यहाँ पर तकिया रख लोगे ना कुछ देर के लिए, ठीक है, अगर आप नियमित करते हो, ये 6 महीने के लिए अगर नियमित करो, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये चीज है, ये जो नॉक नीज की जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। तो ये सारी चीजें आप उपाय में इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कौन कौन से आपको आसन करने हैं, तो यहाँ पर मेंशन है पद्मासन के बारे में और गोमुखासन के बारे में। तो 2 आसन की बात यहाँ पर की गई है, आप दोनों आसन में से 2 आसन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे आता है हमारा सपाट पैर, जिसको हम फ्लैट फुट बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा सपाट पैर, ठीक है, यानी कि फ्लैट फुट, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता सपाट पैर होता क्या है, फ्लैट फुट होता क्या है, तो आप ये चीज देख सकते हो, इस इमेज में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक है। फ्लैट फुट क्या होता है, जब आपके पैरों के बीच, ठीक है, जब आपके पैरों के बीच कोई सा भी गैप नहीं होता है तो वो हमारा फ्लैट फुट होता है। और नॉर्मल में क्या होगा, आपके पैरों के बीच ना गैप होगा, जैसे इस तरीके का गैप, ठीक है, ये यहाँ पे आप गैप देख रहे हो, इस तरीके का गैप होगा। लेकिन जिसके पैर बिल्कुल सपाट होंगे उसमें कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको हम सपाट पैर बोलते हैं।
यानी कि फ्लैट फुट बोलते हैं। ये चीजें आर्मी वगैरह जो आप पुलिस की भर्ती दोगे या मेडिकल वगैरह कहीं जाओगे, किसी भी एग्जाम में अगर आप मेडिकल देते हो तो वहां पे सारी चीजें आपका नॉकनीज हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ये सारी चीजें वहां पर चेक की जाती है। ठीक है, तो फ्लैट फुट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि फ्लैट फुट को गिरे हुए आर्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्लैट फुट का अन्य नाम क्या हो गया, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि फ्लैट फुट का एक अन्य नाम कौन सा है, तो गिरा हुआ आर्च। क्या कहोगे आप, कहोगे गिरा हुआ आर्च। ठीक है, तो फ्लैट फुट का अर्थ हो गया, मतलब इसका एक दूसरा नाम है गिरा हुआ आर्च। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसका निदान पैर के आर्च को देखकर या वाटर प्रिंट टेस्ट लेकर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है तो आप कौन कौन से टेस्ट करोगे, तो आप वाटर प्रिंट का टेस्ट करोगे, जिसमें आप अपने पैर पहले पानी में रखोगे, उसके बाद आप दूसरी तरफ जब पैर सूखे चीजों पर अपना पैर रखोगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि आपका फ्लैट फुट है या आपका नॉर्मल फुट है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्या, वाटर प्रिंट टेस्ट के बारे में। जैसे कि नाम से पता चलता है, इस विकृति से पीड़ित लोगों में या तो आर्ची फैट होता है या बहुत तो होता है। ठीक है, जिससे पैरों के पूरे तलवे खड़े होने की स्थिति में फ्लॉक को छूते यानी कि भूमि तल को छूते हैं। इसके कारण क्या क्या है, अगर कारण की बात करें एग्जामिनर, तो कारण में आप बताओगे दोषपूर्ण मुद्रा। ठीक है, दोषपूर्ण मुद्रा यानी कि खड़े होने की एक गलत स्थिति। ठीक है, लंबे समय तक खड़े रहना, अत्यधिक शारीरिक वजन, उचित व्यायाम का अभाव, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो इन सारी चीजों से ही आपका क्या, ये सारी बीमारियां, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसके उपाय की अगर हम बात करें कि हमें अगर बोला जाए कि आपको फ्लैट फुट को रिमूव करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए किन्हीं 2-3 उपाय को बताए, तो आपको क्या कहना है कि एड़ी और पैर की उंगलियों पर चलना। ठीक है, ढलान वाली सतह पर चलना, पैर की उंगलियों और एड़ी पर कूदने जैसे व्यायाम। ठीक है, जो हमारे जो पैर की उंगलियां होती है उस पर कूदना, उसके ऊपर चलना, तो इन सारी चीजों से हमारा फ्लैट फुट क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में ये सारी चीजें मदद करती है। ठीक है, और ठीक है, हाँ, ये भी आप कह सकते हो कि कंचों की ढेरी टुकड़ों में बांधना, पैर की उंगलियों से रेत पर अंक लिखना। ठीक है, हमारे जो पैर की उंगलियां होती हैं उससे रेत लिखना ताकि जो गैप इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। आसन की अगर हम बात करें तो वज्रासन और अधोमुखासन, आप 2 आसन इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, अधोमुखासन और वज्रासन, तो 2 आसन की यहाँ पर आपको एग्जाम में आपको मेंशन करना है। अब आता है हमारा धनुषाकार पैर। ठीक है, ठीक है, तो धनुषाकार पैर क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या कि जिसे हम जेनुवेरम कहते हैं, तो आपको दूसरा नाम भी साथ ही साथ याद लेकर चलना है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो धनुषाकार का अन्य नाम क्या हो गया, जेनुवेरम। इसको मतलब घुटनों की एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर धनुष की तरह दिखते हैं, जब पैर घुटनों पर बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं, यानी कि जब हमारे जो घुटने हैं अगर वो बाहर की ओर मुड़े हुए हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा धनुषाकार टांगे हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें हमारे घुटने बाहर की ओर हो तो वो हमारा धनुषाकार पैर हो गया। ठीक है, जबकि पंजे और टखने एक दूसरे को छूते हैं। शिशु और छोटे बच्चों के पैर अक्सर टेढ़े मेढ़े होते हैं, या विटामिन डी, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किस कारण से होता है तो आपको पता चल गया। ठीक है, विटामिन डी और फास्फोरस की कमी से होता है सारा चीज। ठीक है, और शुरू में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम हो जाएगा तो इसको रिमूव करने में परेशानी आती है। ठीक है, उपाय की बात करें तो बच्चों को कैल्शियम वाली चीजें खिलाएं। ठीक है, ऐसी चीजें खिलाएं जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिले। ठीक है, साथ ही साथ मॉडिफाइड जूतों का इस्तेमाल करें, संतुलित आहार का पर्याप्त सेवन करें। ठीक है, ऐसी चीजें खाएं जिनसे हमें बहुत ही संतुलित पोषण मिल सकता है। ठीक है, पैरों के अंदरूनी किनारों पर चलने से भी इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गोल कंधों की। ठीक है, अब बात करते हैं गोल कंधों की। ठीक है, तो यह एक ऐसा आसन संबंधी विकृति है जिसमें कंधे जो होते हैं हमारे खिंचे हुए होते हैं, जैसे कि अगर आप शोल्डर देखो तो शोल्डर क्या होता है, खिंचा हुआ होता है। ठीक है, और जिसे आगे की ओर थोड़ी और ठीक है, आगे की ओर भी मतलब होता है इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला करेक्ट पोर्शन है। ठीक है, कंधों का, और ये वाला देखो जिसमें जो हमारे कंधे क्या है, खिंचे हुए हैं। ठीक है, और खिंचे हुए होने के साथ साथ ये निकले हुए होते हैं आगे की ओर। ठीक है, थोड़े झुके हुए होते हैं। इनके क्या क्या कारण है, ठीक है, गोल कंधों के कारणों की बात करें
तो काम करते समय गलत मुद्रा के कारण, ठीक है, दोषपूर्ण फर्नीचर, अगर आप कुर्सी या चेयर पर गलत तरीके से बैठे हैं, झुक कर बैठे हैं, उन कारणों से भी ये होता है। बैठने खड़े रहने की गलत आदत, कंधों पर, आपने देखा होगा हम लोग बात करते हैं किसी से तो हम ऐसे खड़े होकर नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे झुक के बातें किया करते हैं, तो मतलब उस तरीके से भी ये चीजें हो सकती है। कंधों पर भारी बोझ उठाना, एक तरफ सोकर, ठीक है, एक ही स्थिति में पूरे टाइम सोना, इन सारी चीजों से, इन सारे कारणों से ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो गोल कंधों के कारणों को आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज कौन कौन से तरीकों से हम इसको दूर कर सकते हैं, तो आपको नियमित व्यायाम करना है, कुर्सी की ओर, पीछे की ओर झुकना है, कुर्सी पर मतलब एक अच्छी स्थिति में बैठना है। साथ ही साथ गोल कंधों को ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है, मांसपेशियों को मजबूत करना, मसल्स को इंप्रूव करना, मसल्स को पावरफुल बनाना, ठीक है, ठीक है, उनमें खिंचाव पैदा करना, ठीक है, छाती में खिंचाव, दीवार में खिंचाव, फ्लैग पुलअप, ठीक है, रिवर्स शोल्डर, मतलब इसमें बेसिकली जिम की थोड़ी एक्सरसाइज आ गई है ना, पुलअप हो गया, साथ ही साथ आपका क्या हो गया, चेस्ट में मतलब कि खिंचाव लाना, दीवार में खिंचाव, ठीक है, और रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच हो गया। तो इन सारी चीजों को करके आप इसको दूर कर सकते हो। एक्सरसाइज आसन की बात करें तो चक्रासन और धनुरासन के द्वारा आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा काइफोसिस, ठीक है। काइफोसिस क्या होता है, तो जिसमें जो हमारी हड्डी होती है, जो हमारा बैकबोन होता है, देखो क्या कहता है कि काइफोसिस को हंच बैक या गोल ऊपरी पीठ के नाम से जाना जाता है। यह रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पीठ के ऊपरी हिस्से की वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो बैकबोन होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें क्या होता है, ये मतलब उसका जो कर्व है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यह पीठ की आगे की ओर बढ़ा हुआ वक्र है, ठीक है, पीठ का आगे की ओर हुआ इस तरीके से देखो, ठीक है, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी किस तरीके से है, ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है। यानी कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, काइफोसिस कहलाता है, ठीक है। अब काइफोसिस को मतलब इसके कारण कौन कौन से है, किन कारणों से काइफोसिस होता है, तो आपको ध्यान देना है। सिर को असामान्य तरीके से आगे की ओर झुकाने की आदत, हम ऐसे झुकेंगे तो बेसिकली हमारा कर्व बन जाएगा, हमारी जो हड्डी है, अगर हम एक ही तरीके से रहेंगे हमेशा तो हमारी हड्डी में भी चेंजेस आएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। काइफोसिस अनुवांशिकता, यानी कि ये हमारे पेरेंट्स से हो सकता है हमें मिले, ठीक है, तो अनुवांशिकता भी हो सकता है, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। उम्र बढ़ने, बीमारी या फिर गठिया, ठीक है। उसके बाद कुपोषण हो गया, लंबे समय तक भारी वजन को खींचना, ठीक है, अस्थिर फर्नीचर, गलत आसन, गलत कुर्सी पे गलत तरीके से बैठना, तो ये सारी चीजें जो कि ऊपर अभी हमने बात की थी, वही सारी चीजें इसमें आपको मेंशन करना है, ठीक है। इसके उपाय कौन कौन से हैं, तो फिजिकल थेरेपी के द्वारा आप इसको दूर कर सकते हो। साथ ही साथ तैराकी हो गया, व्यायाम हो गया, जिम बॉल व्यायाम, बैंड के साथ एक्सरसाइज करना, जो रबर बैंड होता है उसके थ्रू एक्सरसाइज करना। और आसन कौन कौन से आप कर सकते हो, तो धनुरासन हो गया, चक्रासन और भुजंगासन, तो 3 आसनों को आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को करने से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा लॉर्डिसिस के बारे में, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें देखो आपको क्या होगा कि यह विकृति एवं मुद्रा में एक सामान्य दोष है, यह अधिक ठीक है, इसमें जो हमारी हड्डी क्या होती है, वो आगे की ओर झुकी हुई होती है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगी, जो हमारी हड्डी देख रहे हो आप, ये आगे की ओर है ना, इस तरीके से मान लो, तो ये हमारा लॉर्डिसिस में आता है। इसके कौन कौन से उपाय है, तो मतलब कि इसके लिए आप कौन कौन से, जैसे उठक बैठक, ठीक है, दीवार के सहारे बैठना, धड़ को पीछे की ओर धकेलना, ठीक है, पीठ के बल लेट कर ऊपरी अंगों को, पैरों को ऊपर उठाना, एक साथ करने के महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को करने से, जिसमें बेसिकली आपको ध्यान मतलब इमेज से क्लियर हो गया होगा, जब हम आगे की ओर इस तरीके से रहते हैं, है ना, आगे की ओर झुके हुए रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आसन आपको करने हैं, धनुरासन और हलासन, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। स्कोलियोसिस बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि स्कोलियोसिस शब्द जो है वो ग्रीक शब्द स्कोलियोस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुड़ा हुआ, ठीक है, जिसका क्या अर्थ होता है, मुड़ा हुआ, ठीक है। स्कोलियोसिस का मतलब मुड़ा हुआ, जिसमें एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे जो बैकबोन होता है, उसमें क्या होता है कि शरीर के किसी भी तरफ झुकी हुई होती है, यह रीढ़ की अंतर्जित पार्श्व वक्रता या बगल में वक्रता की स्थिति है, ठीक है। यानी कि जो हड्डी हमारी जा रही है वो इस तरीके से झुकी हुई है ना, यानी कि ये हमारा जो ये हड्डी है वो इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारा शरीर हो गया, और ये जो हमारी हड्डी है वो अंदर की ओर इस तरीके से भी, किसी भी तरीके से वो मुड़ी हुई होगी, तो ये हमारा स्कोलियोसिस कहलाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक चालू होता है, कौन सा? भारत में महिलाओं की खेल भागीदारी, ठीक है। यानी कि हम बात करें कि हमारे जो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, उनमें हमारी भारत की महिलाओं का क्या योगदान रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप इसको मार्क कर लो, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट में मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है इसको आप इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर लो, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये टॉपिक ही ऐसा है कि हर बारी एग्जामिनर को इसमें से हर बारी क्वेश्चन इसमें से हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो खेलों में ठीक है, क्या कहता है कि भारत में महिलाओं की खेल भागीदारी। तो आपको ध्यान देना है, क्या महिलाओं की खेल भागीदारी का अर्थ है कि खेल कूद में, ठीक है, हमारे स्पोर्ट्स में महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, उनका बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है 1952 एक ईयर, ठीक है, 1952 के ओलंपिक खेलों में पहली बार भारत की महिलाओं ने भाग लिया था। तो आ सकता है क्वेश्चन कि भारत की महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो 1952 में लिया था। क्या कब लिया था? 1952 में लिया था। साथ ही साथ 2000 के ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, यानी कि पहली बार पार्टिसिपेशन कब था? 1952 में। और 2000 में क्या? तो आपको ध्यान देना है, 2000 में, सन 2000 में ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो ये डेट, ये नाम और इनका जो स्पोर्ट्स है वो आपको याद रखना है। 1 मार्क्स में बहुत बार ये एक जीके का मतलब कि जीके जीएस का टॉपिक हो गया, जो बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि किस वर्ष भारत की महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 1952 में लिया था। और 2000, सन 2000 में, ठीक है, ओलंपिक में ही कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ महिलाओं की फोटो दी गई है जो आपको मतलब जिनका बहुत अच्छा हमारे अभी तक का प्रदर्शन रहा है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, जैसे अभी इसमें हम बात करें साइना नेहवाल की, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया मैरी कॉम हो गया आपका, ठीक है, पीवी सिंधु। उसके बाद देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है मतलब कि वर्तमान में जो भी महिलाएं हैं, किसी का भी इमेज होगा और उनका नाम होगा, आपको पहचानना है कि ये महिला, इस महिला का क्या नाम है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपका पीटी उषा हो गया और यहाँ पे आपका सानिया मिर्जा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारी जितनी भी महिलाएं हैं स्पोर्ट्स में, उनका क्या योगदान रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी का क्या रीजन है, कौन से कारक जिम्मेदार है? 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी का क्या कारण है, या उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे के कारक कौन कौन से हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको 3 कारण, पहले आपको पॉइंट्स बनाने हैं, हेडिंग बनाना है, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। टॉपिक है हमारा जो प्रश्न है वो है खेल के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न इस तरीके से आएगा। आप जब भी इस क्वेश्चन का आंसर करें, आप 3 चीजों को ध्यान रखें। सबसे पहले भौतिक कारक को, किसको? भौतिक कारक को आप सबसे पहले लिखोगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद भौतिक कारक में आप कौन कौन से पॉइंट मेंशन करोगे कि फिटनेस और तंदुरुस्ती की कमी, हम देखते हैं कि महिलाओं में उतनी फिटनेस नहीं होती है जितने की पुरुषों के अंतर्गत होती है। तो फिटनेस और तंदुरुस्ती की कमी पहला रीजन आप किसके अंदर भौतिक कारक में मेंशन करोगे? महिला एथलीट ट्रेड, ठीक है। दूसरा रीजन क्या दोगे आप? दूसरा रीजन आप दोगे कि मनोवैज्ञानिक कारक, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारक भी है, जैसे कि आत्मविश्वास की कमी, ठीक है। महिलाओं के अंतर्गत आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, जो कि इसका एक रीजन साबित हो सकता है। दर्शकों की रुचि का अभाव, ठीक है, मतलब कि जो हमारी ऑडियंस है वो ऑडियंस क्या चाहती है कि देखो अगर आप क्रिकेट की बात करें तो ज्यादातर लोग किसको, जो क्रिकेट होता है, मेल जितने भी क्रिकेटर हैं वो सारी चीजें देखना स्टार्ट करते हैं, उनके मैचेस देखेंगे, लेकिन फीमेल के मैचेस कोई नहीं देखना चाहता। तो क्या है, दर्शकों की कहीं ना कहीं रुचि है, जिस कारण से खेल के क्षेत्र में महिलाएं नहीं जा पा रही हैं। महिलाओं कोचों की संख्या हम देखेंगे कि हमारे वर्तमान कि आप अगर अभी की बात करो या पहले की बात करो, हमारे पास जो महिला कोचेज है नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या होते थे
कि पहले मेल स्टाफ, मेल कोचेस होते थे, जिन कारण से जो महिलाएं हैं वो सेफ्टी के नजरिए से पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है। कम मीडिया कवरेज, मीडिया भी कम कवरेज करता है, ठीक है। महिलाओं का कोई सा भी अभी मैचेस हो उसको कम दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें पुरुषों से तो महिलाओं को कम कवरेज दी जाती है। व्यक्तिगत सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। महिलाओं की कम शिक्षा, महिलाओं को हम कम एजुकेटेड करते हैं, ठीक है। उनको कम पढ़ाया जाता है स्पोर्ट्स के बारे में, उनको बहुत कम आप बोल सकते हो मोटिवेट किया जाता है बाहर किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए। तीसरे कारक में आप मेंशन करोगे क्या? समाज शास्त्रीय कारक, ठीक है। आप तीसरे में क्या मेंशन करोगे? समाज शास्त्रीय कारक। इसमें आप क्या बताओगे? कानून का अभाव, ठीक है। दूसरे में खेलकूद गतिविधियों के लिए समय की कमी। खेलों में पुरुष पुरुष प्रधान संस्कृति हम देखेंगे कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो समाज है, अभी कौन सा समाज, हम किस पे वर्णित है? हम पुरुष प्रधान समाज की ही बात करते आ रहे हैं, ठीक है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी के प्रति समाज का रवैया, ठीक है। आप देखोगे कि आप गांव के क्षेत्र में जाओगे तो अगर कोई भी महिला किसी भी स्पोर्ट्स में अगर कबड्डी खेलेगी तो गांव की जो महिलाएं होती हैं वो क्या आपस में बातचीत करने लगती है कि यार वो स्पोर्ट्स इस तरीके से, है ना। उसके बातें बनाना अनेक प्रकार के, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी के प्रति समाज का भी रवैया है ना। तो ओवरऑल हम कहें कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी की अगर बात हो तो आप तीन कारणों को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। 5 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा विशेष विचार, यानी कि मासिक धर्म और मासिक धर्म संबंधी विकार के बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है ये जो मासिक धर्म, जो जिसको हम इंग्लिश में बेसिकली पीरियड्स के तौर पर भी जानते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो महिलाओं में, जो स्त्रियों में जो गर्भाशय की जो परत होती है, ठीक है, उसका टूटना और जो उसके जो रक्त का बहाव, ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गर्भाशय की जो परत होती है, ठीक है, उसके टूटने से जो रक्त का बहाव होता है उसी को हम मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपको ध्यान देना है, अगर ये टॉपिक भी आपका एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स या 2-3 मार्क्स में। तो किशोरावस्था की अवधि शरीर में कुछ सार्वभौमिक शारीरिक और जैविक परिवर्तनों से चिन्हित होती है, ठीक है। मतलब कि जो स्त्रियों में बेसिकली और महिलाओं में, ठीक है, जो यौन परिपक्व, ठीक है, इसकी प्राप्ति की ओर ले जाती है, ठीक है। वह समय जब यौन परिपक्वता प्राप्त होती है और यौवन कहा जाता है। आमतौर पर रजोदर्शन पहला मासिक धर्म को, जिसको लड़कियों के लिए एक परिपक्वता का बिंदु माना गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड निकल कर आया है रजोदर्शन का, यानी कि जो फर्स्ट उनका जो मासिक धर्म होता है उसको हम रजोदर्शन कहते हैं। 1 मार्क्स में आपका एमसीक्यूज में ये आ सकता है, ठीक है। तो मासिक धर्म की डेफिनेशन अलग हो जाएगी और रजोदर्शन की डेफिनेशन यहाँ पर अलग हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होती है, जो महिलाएं, जो स्त्री होती है वो अडल्ट की तरफ जो अग्रसर होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसमें और ऐड ऑन किया गया है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला प्रजनन प्रणाली परिपक्व होती है और शरीर संबंधित गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करती है, ठीक है। मतलब कि मासिक धर्म की सहायता से ही जो स्त्रियां होती, जो महिलाएं होती है, वो अपने आप को एक गर्भावस्था के लिए रेडी करती हैं, ठीक है, अपने आप को तैयार करती हैं, ठीक है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना। यह एक महिला में गर्भाशय की परत से रक्त और अन्य पदार्थों के निकालने, ठीक है, योनि के माध्यम की एक प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि जो भी बॉडी के जो गर्भावस्था की जो परत होती है, वहां से जो उस परत से जो उसको टूटने के बाद जो उनका जो ब्लड होता है, ठीक है, योनि के माध्यम से उसको बाहर किया जाता है। तो ये डेफिनेशन आप अपना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गर्भावस्था को छोड़कर यौवन से लेकर, ठीक है, एक लगभग मासिक अंतराल पर होती है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि ये किस अंतराल पर कराया जाता, मतलब होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के निरंतर समय अंतराल पर होता है, ठीक है। और इसमें यह डिस्चार्ज प्रक्रिया लगभग 3 से 5 दिनों तक चलती है और यह प्रक्रिया लगभग 3 से लेकर 5 दिन तक रहती है, ठीक है, जिसमें महिलाओं को आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म होता है। ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि महिलाओं के अंतर्गत मासिक धर्म की जो मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है वो मैक्सिमम किस एज तक होती है। तो आपको बताना है ये होती है 45 से लेकर 55, 55 वर्ष तक की आयु तक में ये होता है, 55 वर्ष के बाद ये नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें, छोटी मोटी चीजें 1 मार्क्स के लिए आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद
रजोनिवृत्ति का अर्थ है कि महिलाओं में अब, ठीक है, यहाँ से 3 वर्ड आपको इस टॉपिक से ध्यान रखना है। एक तो मासिक धर्म, ठीक है, यानी कि मतलब कि अनियंत्रित रक्त का बहाव। एक हो गया आपका रजोदर्शन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पीरियड आना। तीसरा आता है आपका रजोनिवृत्ति, ठीक है, जिसमें कि क्या कहता है कि महिलाओं में अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है और वो गर्भवती नहीं बन पाती है, ठीक है, मतलब कि जो उनकी जो गर्भावस्था की पीरियड होती है वो वहां पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको 3 वर्ड रजोनिवृत्ति को ऐड करके 3 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ से छोटी मोटी चीजें आपको और यहाँ पे ऐड ऑन करना है, क्या कि रजोदर्शन के बारे में क्या, तो ये पहला मासिक धर्म रक्तस्राव है और महिला यौवन की एक केंद्रीय घटना है, ठीक है। मासिक धर्म संबंधी क्या, तो यह महिलाओं के मासिक धर्म चक्र की अनियमितता का विकार है, दूसरे शब्दों में असामान्य रक्तस्राव, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इस पीरियड के दौरान, मासिक धर्म का जो पीरियड होता है 3 से 4 दिन का, इस पीरियड के दौरान तो लड़की के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो आप उसको आप बता सकते हो कि उनका चिड़चिड़ापन, ठीक है, और गुस्सा दिखाना, चिड़चिड़ापन, तो इन तरीके की जो एक्टिविटीज होती है आप उसको भी एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ठीक है, कि किन कारणों की वजह से, मतलब इसके क्या क्या कारण है, तो अधिक वजन हो गया, तनाव, एंग्जाइटी, ठीक है, और आपको याद रखना है एंग्जाइटी हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, और साथ ही साथ आपका गुस्सा दिखाना, तो ये सारी चीजें आपका रोग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, साथ ही साथ इसमें और कोई ऐसी, एक चीज और आपको एक वर्ड और ऐड ऑन करना है इसमें, क्या कि जो यदि मासिक धर्म एक सेकेंड, यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, क्या कि मासिक धर्म चक्र यौवन के समय शुरू में नहीं होता है, तो इस स्थिति को हम प्राथमिक एमेनोरिया कहते हैं। कि अगर आप अडल्ट हो चुके हैं और आपके अंदर अभी मासिक धर्म का जो क्रियाकलाप है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है, प्राइमरी एमेनोरिया उसको बोला जाता है। कि आप अडल्ट हो चुके हैं और आप में पीरियड्स नहीं आए हैं, तो इस स्थिति को, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। और सेकेंडरी कब होता है ये, तो ये तब होता है जब किसी महिला को पहले से ही मासिक धर्म हो रहा हो और उससे 3 महीने या उससे अधिक समय तक मासिक धर्म नहीं आता है, ठीक है। यानी कि सेकेंड एमेनोरिया कब होता है, कि किसी महिला को पहले से ही मासिक, मतलब पहले से ही पीरियड्स आ गए हों लेकिन 3-4 महीने के तक उसको पीरियड्स ना आए, तो ये हमारा सेकेंडरी एमेनोरिया के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आपको, छोटी मोटी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें आप भोजन विकार देख सकते हो कि एमेनोरिया अगर उस स्थिति में आपको कौन कौन सी चीजों को खाना है, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, खेलों में बच्चे और महिलाएं, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस टॉपिक से बेसिकली महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और खासकर स्पोर्ट्स के अंतर्गत, ठीक है, कि खेल के क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागीदारी का रीजन क्या है। बेसिकली इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द थर्ड चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन, उनकी तैयारी भी और अच्छे तरीके से हो जाए।